नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। ये फैन के दिमाग में एक बंदर प्रकट हुआ। बंदर के दूसरी ओर एक विशाल स्वर्गीय दरबार था, जिसमें अनगिनत स्वर्गीय सैनिक और सेनापति थे। इन स्वर्गीय सैनिकों और सेनापतियों ने बंदर को घेर लिया, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही क्षण बंदर ने दुनिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए लड़ाकू संत कानून का इस्तेमाल किया। उसने सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कोई भी उसके बराबर नहीं था। इस क्षण ये फैन को अंततः समझ में आया कि दिव्य नियम इतने मूल्यवान क्यों थे। केवल सन वुकुंग, जिसने लड़ाकू संत कानून का पालन किया था, एक अमर सम्राट के रूप में स्वर्गीय न्यायालय के खिलाफ लड़ सकता था। हालांकि ये फैन ने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय दरबार में सुन वुकोंग की उथल-पुथल एक सच्ची कहानी थी। विशालकाय आत्मा देवता, नेझा, स्वर्ग सम्राट तथा मिथकों के अन्य प्रसिद्ध पात्र वास्तविक थे। यह तथाकथित स्वर्गीय न्यायालय मानव कुल की शीर्ष शक्तियों में से एक था, जो अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों के साथ 5 लोकों पर कब्जा कर रहा था। लेकिन फिर भी इसे सन वुकोंग ने उलट दिया। ये फैन को अपने वरिष्ठ भाई की ताकत की नई समझ प्राप्त हुई। अपनी उमड़ती भावनाओं को दबाते हुए ये फैन ने समझना शुरू किया संत कानून से लड़ना, जब तक वह लड़ाकू संत कानून को पूरी तरह से समझ सकता है और अमर सम्राट के स्तर पर अराजकता सृजन शास्त्र का प्रदर्शन कर सकता है, तब तक कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होगा। लेकिन जल्द ही ये फैन को दबाव महसूस हुआ। एक अमर सम्राट के रूप में अपने वर्तमान ज्ञान के स्तर के बावजूद वह मूल बातें समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। लड़ाकू संत कानून जो सुन वुकोंग ने ये फैन को दिया था, वह ताओवादी पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनका नव संशोधित दिव्य कानून था। यहाँ तक कि दैवीय कानूनों में भी इसे सर्वोच्च माना गया। आमतौर पर केवल अमर सम्राट के साधना स्तर वाले लोग ही दिव्य नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। जो कोई भी अमर सम्राट के स्तर पर दिव्य नियमों को समझ सकता था, वह एक राक्षसी प्राणी था। हालांकि ये फैन को इस पर विश्वास नहीं था और पर्याप्त समय होने के कारण उसने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। सिस्टम, मुझे विलय की आवश्यकता है। ये फैन के साधना स्तर में एक और सफलता मिली, वह अमर सम्राट के अंतिम चरण तक पहुंच गया। उसके साधना स्तर में वृद्धि ने ये फैन के ज्ञान को भी बढ़ावा दिया। लेकिन उसी समय ये फैन को अपनी शक्ति पर नियंत्रण में थोड़ी कमी महसूस हुई। नियंत्रण की हानि अपर्याप्त रूप से मजबूत हृदय शक्ति के कारण हुई। जो साधक मोजों में गिरे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी हृदय शक्ति उनकी अपार शक्ति को नियंत्रित करने में बहुत कमजोर थी और परिणामस्वरूप वे मोजों में गिर गए। अभी ये फैन इसके संकेत दिखा रहा था। सामान्यतः चौथे स्तर की हृदय शक्ति अमर सम्राटों और यहां तक कि अमर सम्राटों के लिए भी पर्याप्त होती है। आमतौर पर ताओवादी पूर्वजों के लिए 5वें स्तर की हृदय शक्ति मानक होती है। हालांकि ये फैन की ताकत को पहले से ही एक अमर सम्राट के स्तर पर मापा जा सकता था। यही कारण है कि उसकी हृदय शक्ति अपर्याप्त थी, जिससे अस्थिरता पैदा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस अवधि में ये फैन को एक और काम पूरा करना था। लड़ाकू संत कानून को समझने के अलावा उसे 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए अपने हृदय शक्ति को भी परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। हृदय शक्ति को परिष्कृत करने की बात करते हुए ये फैन ने उस जंगल के बारे में सोचा जिसका उसने पहले सामना किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे फिर से पेड़ काटने पड़ेंगे। ये फैन ने अस्थायी रूप से अपने हाथ में रखे शास्त्र को नीचे रख दिया और शास्त्र को वहीं छोड़ दिया, डिपॉजिटरी स्क्वायर इंच माउंटेन की तलहटी में पहुंचकर। ये फैन की मुलाकात एक बार फिर उस जंगलवासी से हुई जिससे वह अपनी पहली यात्रा के दौरान मिला था। ये फैन ने अनुमान लगाया कि यह लकड़हारा उसके वरिष्ठ भाइयों में से एक होना चाहिए, हालांकि वह नहीं जानता था कि वह किस रैंक पर है। आओ शुरू करें, लकड़हारे ने आगे कुछ नहीं बताया और सीधे ही फैन को कुल्हाड़ी दे दी। कुल्हाड़ी पहले लोहे की बनी थी, अब वह सीधे चांदी की बन गई थी। यह सर्वविदित है कि लोहे में थोड़ी कठोरता होती है, लेकिन चांदी बहुत अधिक नरम होती है। ये फैन ने कुल्हाड़ी में हृदय शक्ति का एक धागा डालने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि चांदी की कुल्हाड़ी तुरंत क्षतिग्रस्त हो गई थी।
हृदय शक्ति पर तुम्हारा नियंत्रण अभी पर्याप्त नहीं है, इसलिए कुल्हाड़ी इसे सहन नहीं कर सकी। लकड़हारे ने ये फान का मजाक नहीं उड़ाया। उसके हाथ के एक इशारे से ये फान के पैरों के पास कुल्हाड़ियों का ढेर लग गया, जो उसे कुछ देर तक व्यस्त रखने के लिए काफी था। यद्यपि हृदय की शक्ति बढ़ाना वास्तव में कठिन था, फिर भी ये फैन ने हार मानने का इरादा नहीं किया। एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो दिलचस्प था, है न? इस प्रकार दोनों व्यक्तियों ने पहाड़ की तलहटी में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। दिन वर्षों में बदल गए और एक दशक बाद ये फैन अंततः कुल्हाड़ी में हृदय शक्ति का एक धागा इंजेक्ट करने में सक्षम हो गया। इस समय तक टूटी हुई कुल्हाड़ियां एक छोटे से टीले के रूप में एकत्रित हो गई थीं। 100 साल बाद ये फैन को एक सफलता मिली। अंततः वह चांदी की कुल्हाड़ी से पृथ्वी अमर क्षेत्र के पेड़ों के समान कठोर पेड़ों को काटने में सक्षम हो गया। इस समय लकड़हारा फिर से प्रकट हुआ और ये फैन को एक ऊंचे स्थान पर ले गया। यहाँ स्वर्गीय अमर क्षेत्र की कठोरता से लेकर अमर सम्राट क्षेत्र तक सभी प्रकार के वृक्ष उपलब्ध थे। शायद इसलिए कि उसने एक लय खोज ली थी, ये फैन की गति काफी बढ़ गई। 50 वर्षों में उसने पेड़ों को इतनी कठोरता से काटा कि वे स्वर्गिक अमर लोक के पेड़ों के समान ही थे। 150 वर्षों में स्वर्ण अमर क्षेत्र के लोग, 300 वर्षों में गहन अमर क्षेत्र के लोग। हालांकि जब उनका सामना अमर सम्राट क्षेत्र जैसे कठिन पेड़ों से हुआ तो ये फैन को एक अड़चन का सामना करना पड़ा। इन वर्षों में ये फैन की हृदय शक्ति उसकी साधना के साथ लगातार बढ़ रही थी और अंततः चौथे चरण के शिखर पर पहुंच गई। चौथे चरण के चरम पर हृदय की शक्ति पहले से ही ये फैन की वर्तमान ताकत को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी हृदय शक्ति में अवरोध उत्पन्न हो गया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए ये फैन केवल हृदय शक्ति पर अपने नियंत्रण में सुधार जारी रख सकता था। इसमें काफी समय लगा, जिससे ये फैन को ईश्वरीय नियम को समझने का समय मिल गया। लड़ाकू संत का नियम गहन और व्यापक था। जैसे जैसे ये फैन ने हृदय शक्ति का अभ्यास किया और उसे समझा, समय तेजी से बीतता गया। सामान्य लोगों के लिए 100 वर्ष पहले ही 2 पुनर्जन्म हो चुके होंगे, लेकिन किसानों के लिए 100 साल पलक झपकने के बराबर थे। पलक झपकते ही ये फैन को स्क्वायर इंच माउंटेन पर पहुंचे हुए 500 साल बीत गए। हर 500 साल में कुछ न कुछ फसल अवश्य होती थी। उदाहरण के लिए इन 500 वर्षों में ये फैन को अंततः लड़ाकू संत कानून की समझ मिल गई, और लड़ाकू संत कानून की समझ के साथ अराजकता निर्माण कैनन जो गहन अमर क्षेत्र के शिखर पर अटका हुआ था, उसने भी अंततः एक सफलता हासिल की। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार शस्त्रागार 16 अमर सम्राट क्षेत्र पूर्ण का दावा किया जा सकता है। पार जाने से पहले ये फैन ने कभी नहीं सोचा था कि समय इतनी तेजी से बीत जाएगा। पलक झपकते ही 500 साल बीत गए। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम जीतने के लिए बधाई। एज्योर ड्रैगन ब्लडलाइन। अंततः एज्योर ड्रैगन वंश के लिए इनाम का इंतजार अब तक किया गया था और ये फैन उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका। इस इनाम को जोड़ने पर यह फैन की एज्योर ड्रैगन रक्तरेखा अंततः सुदूर प्राचीन एज्योर ड्रैगन रक्तरेखा तक पहुंच सकती है। प्राचीन रक्तरेखा जो पैतृक ड्रैगन के समान स्तर पर थी। प्राचीन रक्तरेखा का उपयोग करते हुए पैतृक ड्रैगन ताओवादी पूर्वज क्षेत्र का प्राणी बन गया, जिसने प्राचीन रक्तरेखा की ताकत को दर्शाया। हालांकि ये फैन ने तुरंत रक्तरेखाओं को मिलाने की जल्दबाजी नहीं की। अगर किसी ने कुछ नोटिस किया तो यह अच्छा नहीं होगा। वह घर जाने के बाद वंश परंपरा को मिलाने के लिए इंतजार कर सकता था। उसके पास अभी भी काफी समय था। हृदय शक्ति की सफलता अब केवल परिश्रमपूर्ण साधना से प्राप्त नहीं की जा सकती। अधिकांश समय हृदय की शक्ति में सफलता काफी रहस्यमय थी। हो सकता है कि आप एक झपकी के बाद सफलता प्राप्त कर लें, या हो सकता है कि हजारों वर्षों के बाद भी आपको कोई सफलता न मिले। ये फैन अब खुद को मजबूर नहीं करता था, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता था। कम से कम अभी तक तो उनकी सत्ता के नियंत्रण से बाहर जाने का कोई खतरा नहीं था। हालांकि स्क्वायर इंच माउंटेन पर करने के लिए एक और काम था। यदि ये फैन स्क्वायर इंच माउंटेन से कुछ खजाने नहीं लेता तो वह संतुष्ट नहीं होता। पिछले कुछ वर्षों में ये फैन ने स्क्वायर इंच माउंटेन से खुद को परिचित कर लिया था। शक्तिशाली अमर जानवरों द्वारा संरक्षित उन खजानों के लिए जो समय में देरी करेंगे, ये फैन ने उन्हें छोड़ दिया था। ये फैन का लक्ष्य जियान रैंक और ताओवादी रैंक के सर्वोच्च स्तर के खजाने थे। ये खजाने वर्तमान में ये परिवार के लिए सबसे उपयुक्त थे। वे संत स्तर के खजाने, भले ही वह उन्हें अब प्राप्त कर ले, ये फैन अस्थायी रूप से उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। फिलहाल उन्हें छोड़ देना बेहतर होगा। वैसे भी वे स्क्वायर इंच माउंटेन में थे, ये खजाने बच नहीं पाएंगे। अगले ही पल ये फैन का आकार शून्य में विलीन हो गया और वह तेजी से हिलने लगा।
वाह! जैसे ही ये फैन की आकृति स्क्वायर इंच माउंटेन के भीतर तेजी से आगे बढ़ी, ये फैन द्वारा विभिन्न खजाने एकत्र किए गए। नीला ड्रैगन शरीर, नीला ड्रैगन रक्त रेखा, विश्व शक्ति। ये फैन ने सभी संभव तरीकों का इस्तेमाल किया, उसकी गति आसमान छू गई। यहाँ तक कि अगर कोई अमर सम्राट राज्य शक्तिशाली आ भी जाए, तो वे ये फैन को पकड़ नहीं पाएंगे। गुफा भवन में रहने वाले बोधि वृद्ध पूर्वज को अचानक अपने हृदय में चिंता महसूस हुई। आग लगाने के बाद वह बुदबुदाया, अरे नालायक, हद मत पार करो। अगले ही पल ये फैन की आकृति स्क्वायर इंच माउंटेन से गायब हो गई। नहीं, मुझे इसे बंद करना होगा। पहली बार बोधि प्राचीन पूर्वज को खतरा महसूस हुआ। ये फैन की साधना गति से अगली बार जब वह आएगा, तो वह स्क्वायर इंच माउंटेन की संपूर्णता को खाली कर सकता है। बोधि के पुराने पूर्वज के मन में पिछली 2 हारों के सबक अंकित हो गए थे। अगली बार जब ये फान स्क्वायर इंच माउंटेन आया, तो उसे सतर्क रहना पड़ा। परिचित परिवेश को महसूस करते हुए ये फैन ने एक धूर्त मुस्कान दी। बोधि के पुराने पूर्वज को इसे वापस लेने से रोकने के लिए ये फैन ने सब कुछ अराजकता की दुनिया में डाल दिया। अराजकता की दुनिया के अंदर खजाने की विशाल मात्रा को देखकर ये फैन अपने उत्साह को रोक नहीं सका। इस बार तो उसे जैकपॉट मिल गया था। इस बार प्राप्त संसाधनों में कई श्रेष्ठ और शीर्ष ताओवादी वस्तुएं थीं, जिनका उपयोग कई उच्च श्रेणी के अमृत और ताओवादी कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। इस बार वह ये परिवार के साधकों को एक बार फिर अपने उपकरण उन्नत करने में मदद कर सकता है। उनके जैसे पूर्वज के साथ ये परिवार वास्तव में भाग्यशाली था। सुयान और अन्य लोगों से मिलने और उन्हें अपनी वापसी के बारे में बताने के बाद ये फैन अपने गुफा घर में वापस चला गया और अमृत और कलाकृतियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अंतहीन सागर के ड्रैगन कबीले के भीतर 1000 वर्ष पहले की तुलना में ड्रैगन कबीला कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। गहन अमर लोक में न केवल अनेक साधक थे, बल्कि अनेक विलक्षण प्रतिभाएं भी थीं। पैतृक ड्रैगन के ड्रैगन पुत्र के रूप में ये जिंगलोंग ने स्वाभाविक रूप से ड्रैगन कबीले के सर्वोत्तम संसाधनों का आनंद लिया। कुछ ही 100 वर्षों में उनकी साधना का स्तर स्वर्ण अमरता के शिखर तक पहुंच गया था, जो गहन अमरता के क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। उन्हें ड्रैगन कुल की आशा माना जाता था। ये जिंगलोंग भी बहुत होनहार था। वह अपना समय या तो साधना में या अभियानों में बिताता था। ये परिवार के भाग्य के स्तर के साथ हर बार जब ये जिंगलोंग एक अभियान पर जाता था, तो उसे कुछ अच्छा प्राप्त होता था। इस बार उसे एक गहन अमर के अवशेष मिले। निम्न श्रेणी की ताओवादी कलाकृतियां, निम्न श्रेणी के अमृत, यह गहन अमर वास्तव में घटिया था, ये जिंगलोंग ने थोड़ा परेशान होकर कहा। मुख्य समस्या यह थी कि ये परिवार बहुत अमीर था, जिसके कारण ये जिंगलोंग को प्रोफाउंड इमॉर्टल्स के बाहर बहुत गरीब समझा जाता था। लेकिन वास्तव में ये जिंगलोंग जानता था कि इन गहन अमरों की संपत्ति सबसे सामान्य थी। ये परिवार के रिश्तेदारों को सामान्य गहन अमर नहीं माना जा सकता। उन्हें अमीर पूर्वज होने का दोष कौन दे सकता है? यह पेड़, ये जिंगलोंग को एक और खजाने का पेड़ मिला। उसकी रुचि तुरंत बढ़ गई। इस खजाने के पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी, जो बहुत आरामदायक अनुभूति देती थी। हालांकि ये जिंगलोंग सावधान हो गए। इस वृक्ष की आभा न केवल आरामदायक थी, बल्कि एक मोहक अनुभूति भी देती थी। स्पष्ट रूप से यह ये जिंगलोंग को एक निश्चित अस्तित्व में विश्वास रखने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। ये परिवार के लिए केवल एक ही विश्वास था, और वह था एल्डर ये फैंग। इसलिए इस पेड़ के लिए ये जिंगलोंग ने तुरंत इसे बुराई के रूप में वर्गीकृत किया। जैसे ही ये जिंगलोंग उस दुष्ट वस्तु को अपने माता पिता को दिखाने के लिए वापस लाने की योजना बना रहा था, अचानक एक आकृति प्रकट हुई जो तेजी से ये जिंगलोंग की ओर बढ़ रही थी। ये जिंगलोंग ने भी इस आकृति को देखा। उसकी नजर पूरी तरह से उस पर टिकी हुई थी। साधक ताओवादी वस्त्र पहनना पसंद करते थे, लेकिन इस आकृति ने जो वस्त्र पहना हुआ था वह ताओवादी वस्त्र से पूरी तरह भिन्न था। इसके अलावा विशाल गंजा सिर विशेष रूप से आंखों को आकर्षित करने वाला था। हे अमिताभ बुद्ध दाता, आपके हाथ में जो खजाने का पेड़ है उसका मुझसे संबंध है। जैसे ही गंजा आदमी बोला, उसने बिना किसी शर्म के ये जिंगलोंग के हाथ में रखे खजाने के पेड़ की मांग की। इस बेशर्म रवैये ने ये जिंगलोंग को सचमुच परेशान कर दिया। यह वह खजाने का पेड़ है जो मुझे मिला है, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? युआनमू खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसे चांगमिंग विश्व में धर्मोपदेश देने के लिए भेजा गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ल्यूली वृक्ष की एक शाखा मिलेगी। ल्यूली वृक्ष बुद्ध का एक पवित्र खजाना था। यहाँ तक कि एक शाखा भी अत्यंत कीमती थी। बुद्ध की दुनिया में अपनी स्थिति को देखते हुए युआनमू को ऐसा खजाना पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
लेकिन जैसे ही वह चांगमिंग विश्व में पहुंचे, उन्हें इसका सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने बुद्ध का उपहार माना। इसलिए युआनमू ने ये जिंगलोंग से खजाने के पेड़ के लिए पूछने में संकोच नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इसका आपसे कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन यह चीज मेरी है। ये जिंगलोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया। यद्यपि ये जिंगलोंग को यह नहीं पता था कि यह दुष्ट वृक्ष वास्तव में क्या है, फिर भी वह जानता था कि यह सरल नहीं होगा। किसी खजाने को बिना कुछ दिए छोड़ देना मूर्खता होगी। ये जिंगलोंग द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद युआनमू की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। यह बुद्ध की देन है। दाता, तुम इसे संभाल नहीं सकते। बेहतर होगा कि इसे मुझे दे दो, वरना बुद्ध नाराज हो जाएंगे। युआनमू ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो ये जिंगलोंग पर कोई एहसान कर रहा हो। अगर आपको ज्यादा जानकारी न होती तो आप यही सोचते कि ये जिंगलोंग ने उसकी संपत्ति चुरा ली है। अगले ही क्षण युआनमू के पीछे एक गंभीर बुद्ध धर्म प्रतिमा प्रकट हुई। शक्तिशाली आभा ने ये जिंगलोंग को जकड़ लिया। गेहन अमर क्षेत्र। ये जिंगलोंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि विचित्र साधक का साधना स्तर इतना अच्छा होगा कि वह वास्तव में गहन अमर क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, जब लड़ाई की बात आती है तो ये जिंगलोंग डरता नहीं है। गेहन अमर लोक में ऐसी क्या खासियत है? वह पहले भी इसके खिलाफ लड़ चुका है। यदि ये परिवार के साधक कुछ लोगों में युद्ध नहीं कर सकते तो उन्हें यह कहने में शर्म आएगी कि वे ये परिवार से हैं। जो है सामने रखो। ये जिंगलोंग एक पल में ही नीला ड्रैगन में बदल गया। उसकी विशाल ड्रैगन आंखें युआनमू पर दृढ़ता से टिकी हुई थीं। ये जिंगलोंग के रूप को देखकर युआनमू की आंखों में और भी अधिक आश्चर्य दिखाई दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस यात्रा में उसे न केवल लिवली वृक्ष मिलेगा बल्कि एक नीला ड्रैगन भी मिलेगा। ऐसा लगता है कि इस छोटे से साधु को एक सवारी की जरूरत है। चूंकि हमारा मिलना तय है, इसलिए मैं यह मौका तुम्हें दे रहा हूं, छोटा भिक्षु। यह संबोधन सुनकर ये जिंगलोंग तुरंत सतर्क हो गया। इस समय ये जिंगलोंग को आखिरकार याद आया कि उसने इस गंजे आदमी को पहले कहाँ देखा था। यह गंजा आदमी एक अन्य धर्म का साधक था, एक बौद्ध साधक। लेकिन क्या यह अफवाह नहीं थी कि चांगमिंग विश्व में कोई बौद्ध साधक नहीं है? यह बौद्ध साधक कहाँ से आया? अगला जीवन एक इतिहास की पुस्तकों में बौद्ध साधकों के अभिलेखों को याद करते हुए ये जिंगलोंग ने अंततः अपना दृष्टिकोण सुधार लिया। बौद्ध साधक कमजोर नहीं थे, इसके विपरीत उन्हें बहुत शक्तिशाली कहा जा सकता है। बौद्ध साधकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी मोटी खाल थी। आप और मैं किस्मत में हैं जैसा एक साधारण वाक्यांश दूसरों का अपहरण करने और उनके खजाने को जब्त करने को उचित ठहरा सकता है। चांगमिंग विश्व में बौद्ध साधकों की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। चलो लड़ाई करें। अपनी ड्रैगन पूंछ को झटकते हुए वह युआनमू पर झपटा। बुद्ध ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए और एक चमकदार बुद्ध ज्योति प्रकट हुई। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ ये जिंगलोंग सैकड़ों मील पीछे हट गया। फिर भी बुद्ध थोड़ा कमजोर बुद्ध प्रकाश के बावजूद बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। जाहिर है इस आदान प्रदान में ये जिंगलोंग को नुकसान हुआ। युआनमू के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर कोस रहा था। क्या चांगमिंग विश्व के साधक इतने शक्तिशाली हैं? एकमात्र स्वर्ण अमर क्षेत्र का चुनौती देने वाला व्यक्ति उसकी सुरक्षात्मक बुद्ध ज्योति को लगभग तोड़ रहा था। बौद्ध साधकों की बुद्ध ज्योति उनकी सबसे शक्तिशाली विधियों में से एक थी। यदि बुद्ध ज्योति खंडित हो जाए तो बौद्ध साधक की आधी क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी। पीछे खदेड़े जाने के बावजूद ये जिंगलोंग हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने युआनमू पर एक और हमला किया। नीला ड्रैगन रक्त रेखा उन्मुक्त अराजकता निर्माण कैनन। इस बार हमला स्पष्टतः अधिक शक्तिशाली था। ये जिंगलोंग की धमकी भरी निगाहों को महसूस करते हुए युआनमू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। इस बार युआनमू ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत चकमा देने लगा। अंततः ये जिंगलोंग के हमले ने उसे घायल कर दिया। युआनमू 1000 मील दूर जा गिरा और उसके पीछे अंतरिक्ष फट गया। युआनमू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। एक बुद्ध होने के नाते उनके लिए दिखावे का महत्व था। यह सिद्धांत उन्हें उनके बौद्ध परिवार के केवल 2 संतों से मिला था। स्वर्ण अमर राज्य ये जिंगलोंग द्वारा मारा जाना और पीछे खदेड़ दिया जाना युआनमू की गरिमा के लिए अपमान था। यह एक असहनीय अपमान और असहनीय कृत्य था। यह जानते हुए कि वह अपनी ताकत से ये जिंगलोंग को नहीं हरा सकता और उसे हराया भी जा सकता है, युआनमू ने अपने चेहरे पर एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति के साथ एक अवशेष निकाला और उसे अपने माथे पर रख लिया। अगले ही क्षण अवशेष से एक विशाल शक्ति युआनमू के शरीर में प्रवाहित हुई। युआनमू की साधना का स्तर अचानक अमर सम्राट क्षेत्र तक बढ़ गया।
अमर सम्राट क्षेत्र की गति ये जिंगलोंग पर केंद्रित हो गई और वह एक शक्तिशाली प्रहार करने के लिए तैयार था। ये जिंगलोंग का चेहरा उतर गया। यह बौद्ध साधक बेहद बेशर्म था। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे जीत नहीं सकते तो उन्होंने ऐसे घृणित उपायों का सहारा लिया। ये जिंगलोंग घमंडी था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह समर्थन जुटाने में भी समान रूप से सक्षम थे। ये परिवार के किसी भी गहन अमर क्षेत्र के सदस्य को बुलाना युआनमू से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। पिताजी, माँ, चाचा, चाची, परिवार के सदस्य, कृपया आओ और मेरी मदद करो। ये जिंगलोंग के पुकारने पर आकाश में एक के बाद एक दरारें अचानक उसके ऊपर दिखाई देने लगीं। ये परिवार के किसी सदस्य को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? ये शियाओ शियाओ की दबंग आवाज सुनी जा सकती थी। इसके बाद ये जिनतियन, ये जिन्हाई और गहन अमर क्षेत्र से अन्य साधक एक एक करके उभरे। यह गंजा आदमी न सिर्फ मेरा खजाना छीनना चाहता है, बल्कि मुझे अपनी सवारी भी बनाना चाहता है। प्लीज मेरा बदला ले लो। ये जिंगलोंग ने जानबूझकर मासूमियत का नाटक किया और चुपके से युआनमू को देखा। बैकअप के लिए कॉल कर रहा हूँ, मैं आपसे भी बेहतर हूँ। युआनमू का चेहरा, जो ये जिंगलोंग को संभालने वाला था, तुरंत काला पड़ गया। उसने तो बस बुद्ध की थोड़ी सी शक्ति उधार ली थी, फिर भी आपने सीधे अपने पूरे परिवार को बुला लिया। यह तो हद पार कर गया। युआनमू ने इसे मापा। हालांकि जो लोग वहां पहुंचे थे वे सभी गहन अमर क्षेत्र के साधक थे, फिर भी उनकी गति उसकी गति से कम नहीं थी। युआनमू के सिर में झुनझुनी सी होने लगी। आखिर उसने किस असाधारण परिवार को नाराज कर दिया था? क्या उनके सभी सदस्य इतने प्रतिभाशाली थे? गहन अमर क्षेत्र के साधना स्तर वाला कोई व्यक्ति अमर सम्राट क्षेत्र की शक्ति से संपन्न हो। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके संसार में बुद्ध बनने के योग्य होगा। और अब एक बड़ा समूह प्रकट हुआ। युआनमू को थोड़ा डर लगा, लेकिन वह ज्यादा घबराई नहीं। यद्यपि वह जीत नहीं सका, परंतु उसे भागने में सक्षम होना चाहिए। अंतरिक्ष सुरंग को बलपूर्वक तोड़ने के लिए अवशेष की शक्ति उधार लेकर उसने चांगमिंग दुनिया से भागने की योजना बनाई। चांगमिंग की दुनिया बहुत डरावनी थी। वह एक पल भी वहां नहीं रुक सका। इसी समय आकाश में एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति चुपचाप प्रकट हुई, उस दृश्य से बिल्कुल अलग जब ये परिवार के अन्य सदस्य प्रकट हुए थे। यह इतना शांत था कि अगर किसी ने ध्यान न दिया होता तो उसे उसकी उपस्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि उससे कोई आभा नहीं निकल रही थी। हालांकि जब युआनमू ने यह आकृति देखी तो उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। दूसरी ओर आकृति को देखकर ये परिवार के सभी सदस्य निश्चिंत हो गए। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि ये फैन था। जब युआनमू ये फैन को देख रहा था तब ये फैन भी युआनमू को देख रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि उन पाखंडी परोपकारी गंजों के बिना अवकाश की दुनिया क्या है। पश्चिमी बुद्ध, यह सोचकर कि मैं चांगमिंग विश्व में उनसे टकरा जाऊंगा। ये फैन की नजर पड़ते ही युआनमू खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अवशेष का इस्तेमाल करके उसकी ऊर्जा खत्म कर दी और चांगमिंग दुनिया से बाहर निकलने के लिए जबरदस्ती जगह तोड़ने का इरादा किया। हालांकि जब अवशेष की शक्ति प्रस्फुटित हुई तो युआनमू ने पाया कि निकटवर्ती अंतरिक्षमय को सील कर दिया गया था। यहां तक कि अवशेष की शक्ति भी अंतरिक्ष को नष्ट नहीं कर सकी। युआनमू को दूर ले जाना तो दूर की बात है। यह तुम थे, यह तुम ही थे जिसने यह किया। युआनमू के चेहरे पर भय छा गया। क्या उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति, जिसकी ऊर्जा बुद्ध के अवशेष भी नहीं रोक पाए, ताओवादी पूर्वज हो सकता है? ये फान उन लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसके परिवार के साथ अन्याय किया था। ये फैन के मानसिक आदेश पर युआनमू के हाथ में मौजूद अवशेष तुरंत धूल में बदल गए। ये फान ने अवशेषों में ऊर्जा महसूस की। यह अवशेष किसी गिरे हुए बुद्ध सम्राट द्वारा छोड़ा गया होगा। यह वास्तव में एक मूल्यवान वस्तु थी। दुर्भाग्य से साधक अवशेषों का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए ये फैन के पास इसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे वापस ले जाओ और बुद्ध क्षेत्र के बारे में उससे पूछताछ करो, ये फान ने निर्देश दिया। ये फान जानता था कि जैसे जैसे उसका परिवार मजबूत होता जाएगा उसे फिर से बौद्ध साधकों का सामना करना पड़ सकता है। उनके बारे में पहले से ही कुछ जानकारी हासिल कर लेना बेहतर होगा। जैसे ही युआनमू को घसीटा गया, ये फैन का ध्यान उसके हाथ में रखे स्टोरेज बैग पर गया। युआनमू के शरीर से भंडारण बैग बरामद किया गया। ये फैन की आध्यात्मिक आत्मा की हल्की सी हलचल से युआनमू की आभा भंडारण बैग से समाप्त हो गई, जिससे वह स्वामीहीन हो गया। स्टोरेज बैग के अंदर कई चीजें थीं। ये फैन ने एक बेली बैंड भी देखा। क्या यह गंजा आदमी आनंद पथ का अभ्यास कर रहा है? ये फान ने ऐसी गंदी वस्तुओं को एक ही लौ से जला दिया।
शेष अधिकांश वस्तुएं बौद्ध साधना से संबंधित थीं। हालांकि ये वस्तुएं निम्न श्रेणी की थीं और केवल ये फैन के लिए बौद्ध साधकों को थोड़ा बेहतर समझने के लिए उपयोगी थीं। ये फैन इस बात से कुछ हद तक निराश था कि एक गहन अमर क्षेत्र बौद्ध साधक के पास इतनी कम मात्रा में खजाना था। इस बीच ये फैन के भीतर का ज्ञान वृक्ष कांपने लगा, मानो वह किसी वस्तु पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। स्टोरेज बैग में हर वस्तु को देखने के बाद ये फैन की नजर एक पत्थर पर पड़ी। पहली नजर में पत्थर साधारण लग रहा था और उसमें कोई आभा नहीं थी। हालांकि एक गहन अमर क्षेत्र साधक द्वारा रखी गई कोई चीज बेकार नहीं होनी चाहिए। आभा का अभाव अपने आप में संदिग्ध था। वे शायद जानते हों कि यह वस्तु असाधारण है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह क्या है। ये फैन ने पत्थर निकाला और उसे अराजकता की दुनिया में ज्ञान वृक्ष के बगल में रख दिया। जैसे ही ज्ञान वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं, एक सूचना ये फैन के दिमाग में प्रसारित हो गई। जैसा कि पता चला, यह पत्थर एक अनोखी वस्तु थी जिसे ज्ञानोदय पत्थर के नाम से जाना जाता था, जो एक प्रकार का प्रागैतिहासिक खजाना था। बेशक इस खजाने की तुलना कैओस बीड, कैओस ट्री या वर्ड ट्री से नहीं की जा सकती, जो सभी प्रागैतिहासिक लिंगजी थे। ज्ञानोदय पत्थर का प्राथमिक कार्य ज्ञानोदय वृक्ष को बढ़ने में मदद करना है। वर्तमान में ज्ञान वृक्ष ये फैन के विकास के साथ अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था। हालांकि ये फैन, जो परिवार का झंडा लेकर चलता था, के लिए ज्ञान वृक्ष द्वारा उत्पादित ज्ञान चाय का लगभग कोई प्रभाव नहीं था और यह केवल उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए काम करती थी। अब जबकि ज्ञान वृक्ष फिर से विकसित हो सकता है, इसके विकास का ये फैन पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वह खुश हो गया। एक ज्ञान पत्थर की तुलना में, जिसका उपयोग करना वह नहीं जानता था, ज्ञान वृक्ष ये फैन के लिए अधिक उपयोगी था। ज्ञान वृक्ष ने एक शाखा फैलाकर ज्ञान रत्न को लपेट लिया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। तभी ज्ञान वृक्ष हिलने लगा। ज्ञान वृक्ष के हिलने के साथ ही उसमें से एक अजीब सी सुगंध निकलने लगी। जब अराजकता जगत के प्राणियों ने इस सुगंध को सूंघा तो वे सो गए। ये फैन को यह महसूस हो गया कि यह सुगंध इन प्राणियों के ज्ञान को आसमान छूने का कारण बन रही है। बिना किसी मार्गदर्शन के ये प्राणी केवल आत्मज्ञान के आधार पर साधना करना सीख रहे थे। यद्यपि उन्हें मजबूत बनने में काफी समय लगेगा, लेकिन इससे कम से कम यह तो पता चलता है कि ज्ञान वृक्ष का परिवर्तन कितना भयानक था। यह ज्ञानवर्धक चाय भी नहीं है, फिर भी ज्ञानवर्धक वृक्ष द्वारा उत्पन्न सुगंध का भी ऐसा प्रभाव होता है। और फिर ज्ञानोदय चाय को किस पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। ये फैन अब ज्ञान वृक्ष के पूर्ण रूप से कायापलट और ज्ञान चाय का स्वाद लेने के लिए उत्सुक था। पूरे 10 वर्षों के बाद ज्ञान वृक्ष ने अंततः अपना कायापलट पूरा कर लिया। ये फैन ज्ञान वृक्ष की रखवाली कर रहा था और उस दौरान वहां से नहीं गया था। जहां तक ज्ञान वृक्ष से प्रभावित प्राणियों का प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जाने से पहले ज्ञान वृक्ष को गहराई से प्रणाम किया। इस अवसर के साथ उनके भविष्य की संभावनाएं छोटी नहीं होंगी। इसके विकास के बाद ज्ञान वृक्ष की आध्यात्मिक बुद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई प्रतीत हुई। ये फैन के प्रति अपनापन का भाव प्रकट करने के बाद इसने एक और शाखा का विस्तार किया। शाखा पर तरल पदार्थ की एक बूंद थी। ज्ञान वृक्ष द्वारा प्रेषित जानकारी से ये फैन समझ गया कि तरल की इस बूंद को ज्ञान द्रव कहा जाता है। यह ज्ञान वृक्ष के विकास से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि यह केवल एक बूंद थी, लेकिन इसका प्रभाव ज्ञानवर्धक चाय की तुलना में 100 गुना अधिक बेहतर था। इसके अलावा ज्ञान वृक्ष कभी कभी ज्ञान द्रव की एक बूंद भी उत्पन्न कर सकता है। ज्ञानोदय द्रव के प्रभावों को जानने के बाद ये फैन को यह स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि यह बौद्ध साधक कुछ विशेष नहीं था, फिर भी वह एक अच्छा व्यक्ति था। वह एक दूर लोक से ज्ञानमणि लाने आया है। अगर यह अच्छा इंसान नहीं है तो फिर कौन है? यह दुख की बात है कि भिक्षु युआनमु को ये शिंगलोंग ने मार डाला, जबकि कुछ वर्ष पहले उसका पूर्ण शोषण किया गया था। अन्यथा ये फैन अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। अगली बार जब वे मिलेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से उचित तरीके से सराहना दिखानी होगी। ये फैन ने अपना मुंह खोला, शाखा हिल गई और ज्ञानोदय द्रव ये फैन के मुंह में टपक गया। अगले ही पल ये फैन को ऐसा लगा जैसे उसने कोई और जीवन जी लिया हो। इस जीवन में ये फैन एक साधारण साधक था। यह यात्रा आसान नहीं थी और उन्होंने साधना पथ पर आने वाली सभी बाधाओं और अवरोधों को पार किया। शायद ये फैन के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह थी कठिनाई। इस पूरे समय में ये फैन की यात्रा सुचारू रही है, जिसके कारण उसकी हृदय शक्ति 4वें रैंक के शिखर पर अटकी हुई है। लेकिन इस बार इसने ये फैन की कमियों को पूरा कर दिया। किसी धोखेबाज व्यक्ति के लिए निराशा का सामना करना भी कठिन हो सकता है।
हालांकि ज्ञानोदय द्रव ने ये फैन को जीवन भर फिर से अनुभव करने की अनुमति दी, जिससे उसके लिए कठिनाइयों का सामना करना दुर्लभ हो गया। अपने स्वप्न में इस जीवन काल में ये फैन ने 50 वर्ष की आयु में क्यूई साधना आरंभ की और 150 वर्ष की आयु में अपने जीवन के समाप्त होने से पहले वह बमुश्किल अपनी नींद बनाने में सफल रहे। पहली बार ये फैन को एहसास हुआ कि सामान्य लोगों के लिए साधना पथ कितना कठिन है, यह कितनी असफलताओं से भरा है। एक कठिन यात्रा जो बाधाओं से भरी है, जीवन और मृत्यु का अनुभव करती है, धीरे धीरे विकसित होती है। किसी भी सामान्य किसान की तरह उसकी भी पत्नी और बच्चे थे। बिना धोखे के ये फैन को पता चला कि वह अन्य साधकों से अलग नहीं था। इस जीवन काल में ये फैन ने अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल नहीं की, लेकिन ये परिवार को फिर से फलते फूलते देखकर वृद्ध ये फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। खेती की तुलना में ये फैन को अपने परिवार के प्रति अधिक लगाव था। जैसे ही ये फैन का जीवन समाप्त होने वाला था, एक दुर्जय दुश्मन आ पहुंचा। दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि ये फैन को अपने कबीले के सदस्यों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। शक्तिहीनता की इस भावना ने ये फैन को बेहद पीड़ा पहुंचाई। क्या वह अपनी आंखों के सामने अपने वंश को नष्ट होते देखेगा? ये फैन क्रोध और अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। क्या ये फैन के जीवन का अंत यही था? क्रोध भी एक प्रकार की शक्ति है। जब उसका आखिरी बेटा उसकी आंखों के सामने मर गया, तो ये फैन को अचानक महसूस हुआ कि उसके दिल की बेड़ियां टूट रही हैं। उस क्षण हृदय शक्ति का 5वां स्तर टूट गया। ये फैन की यादें भी लौट आईं। तो यह पता चला कि मैं ये फैन हूँ, चांगमिंग दुनिया में ये परिवार का कुल नेता। मैं भी ये फैन हूँ, छोटे काउंटी शहर में ये परिवार का कबीले का नेता। हृदय शक्ति के 5वें स्तर को पार करने के बाद अभ्यास के लिए भ्रम पूरी तरह से ये फैन द्वारा देखा गया था। हृदय शक्ति का 5वां स्तर, जो ताओवादी पूर्वजों के लिए एक मानक था, उसे किसी भ्रम से छिपाना मुश्किल था। ये फैन के हाथ की एक लहर से सभी दुश्मन गायब हो गए। वृद्ध ये फैन एक विद्वान के समान सुंदर और सौम्य अवस्था में लौट आया। जीवन भर का अनुभव करने के बाद ये फैन भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सौभाग्य से मैं औसत दर्जे का ये फैन नहीं हूँ, सौभाग्य से मेरे पास एक धोखेबाज है। वास्तविक दुनिया में वापस आकर ये फैन ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि सब कुछ बंद कर दिया जाए और जब तक कोई बड़ी समस्या न हो तब तक किसी को परेशान न किया जाए। ये फैन को इस अनुभव से मिली अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने की जरूरत थी। शायद वह हृदय शक्ति के 5वें स्तर पर एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सके। जब ये फैन बंद साधना में था, तो अनंत सागर में एक बड़ी अशांति उत्पन्न हुई। हजारों वर्षों से लापता पैतृक ड्रैगन कबीले में वापस आ गया। पूरा ड्रैगन कबीला तुरंत खुश हो गया। पैतृक ड्रैगन उनका विश्वास था। अब चूंकि पैतृक ड्रैगन वापस आ गया था, इसलिए ड्रैगन कबीले का बेहतर विकास होना निश्चित था। लेकिन पैतृक ड्रैगन की वापसी से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वर्तमान ड्रैगन कबीले के नेता ये जिनसेन थे। अब जबकि पैतृक ड्रैगन वापस आ गया है और ये जिनसेन से ड्रैगन कबीले के नेता के रूप में अपना पद त्यागने की मांग कर रहा है, तो क्या ये जिनसेन इसके लिए तैयार होगा? पूर्व उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग एओम्यू और एओली अचानक लौटने वाले पैतृक ड्रैगन को अपने कबीले का नेता बनने देने के लिए तैयार नहीं थे। इन वर्षों में ये परिवार की बदौलत ड्रैगन कबीले को बहुत लाभ हुआ था। यहाँ तक कि किलिन कबीले और फीनिक्स कबीले द्वारा उठाए गए ड्रैगन कबीले से संबंधित मुद्दों को भी ये फैन ने व्यक्तिगत रूप से हल किया था। अब पैतृक ड्रैगन के लौटने पर ये जिनसेन से पद त्यागने के लिए कहना, क्या यह उपयोग के बाद त्यागना नहीं था? हालांकि जैसे ही पैतृक ड्रैगन वापस लौटा, उसने एक दानव सम्राट की शक्ति का प्रदर्शन किया। एओम्यू और एओली ने अपने मन की बात कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। जहां तक अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों का प्रश्न है, जिन्हें हाल ही में ड्रैगन कबीले में पदोन्नत किया गया था, वे एक के बाद एक बहुत खुश थे तथा आशा कर रहे थे कि पैतृक ड्रैगन कबीले का कबीला नेता बन जाएगा। सबसे पहले जब 4 सागर ड्रैगन कबीले में से 3 का सफाया कर दिया गया था, हालांकि वे सभी सम्मिलित थे, फिर भी उनमें ये जिनसेन के प्रति काफी नाराजगी थी। पैतृक ड्रैगन को कुल नेता बनने देने से उन्हें स्पष्ट रूप से अधिक लाभ होगा। जहां तक ये जिनसेन द्वारा वर्षों से उन्हें दिए गए पोषण और संवर्धन का प्रश्न है, तो वे बहुत पहले ही उसे भूल चुके थे। जल्द ही बैठक समाप्त हो गई। कुछ सर्वोच्च बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से ये जिनसेन से पद त्यागने और पैतृक ड्रैगन को पद सौंपने का अनुरोध करने की योजना बनाई। यह दृश्य देखकर एओली और एओम्यू को भी शक्तिहीनता का एहसास हुआ। अंततः वे उठकर चले गए। हालांकि वे परिणाम नहीं बदल सकते थे,
कम से कम वे ये जिनसेन को पूरी तरह से निराश नहीं होने दे सकते थे। न केवल ड्रैगन कबीले के उच्च वर्ग बल्कि साधारण ड्रैगन भी इस बात पर चर्चा करने लगे कि ये जिनसेन कब पद त्यागेंगे और कब पैतृक ड्रैगन ड्रैगन कबीले के कबीले नेता बनेंगे। ये जिनसेन ने उनके लिए जो अच्छा किया था वे सब उसे पूरी तरह भूल गए थे। कुछ लोगों को कभी पूरी तरह से वश में नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, क्या हम चलें? लिटिल रेड ड्रैगन ने चिंतित होकर ये जिनसेन की ओर देखा। सालों से ये जिनसेन ने ड्रैगन कबीले के लिए अथक परिश्रम किया था और उसे इस तरह दरकिनार कर दिया गया। लिटिल रेड ड्रैगन को डर था कि ये जिनसेन इसे अच्छी तरह से नहीं लेगा। ये जिनसेन मुस्कुराया। सच कहूं तो अगर ये जिंगलोंग न होता तो ये जिनसेन को ड्रैगन कबीले में कोई दिलचस्पी नहीं होती। क्या ये परिवार काफी अच्छा नहीं है? ड्रैगन कबीला शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन ये परिवार की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। चूंकि वे हमारा यहाँ स्वागत नहीं करते तो चलो घर चलें। चूंकि ड्रैगन कबीले ने अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए ये जिनसेन को अब और रुकने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलो घर चलें। लिटिल रेड ड्रैगन को ये जिनसेन के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह काफी समय से ये परिवार में वापस लौटना चाहती थी। किसानों के लिए घर बदलना शायद सबसे आसान काम हो सकता है। बस सभी चीजें स्टोरेज रिंग में रख दें और तुरंत वहां से निकल जाएं। चूंकि ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन जा रहे थे, इसलिए ये जिंगलोंग स्वाभाविक रूप से अब ड्रैगन कबीले में नहीं रहेगा। पिताजी, चलो जल्दी से दादाजी से मिलने चलें। यद्यपि ये जिंगलोंग को ड्रैगन कबीले से संबंधित होने का एहसास था, वह ये परिवार में लौटने के लिए अधिक उत्सुक था। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये जिनसेन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय ड्रैगन कबीले के कई सर्वोच्च बुजुर्ग ये जिनसेन के गुफा घर के ऊपर प्रकट हुए। आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ड्रैगन पुत्र को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। एओहाई, उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के पूर्व स्वर्ण अमर, अब ड्रैगन कबीले के संसाधनों पर भरोसा करके गहन अमर क्षेत्र में पदोन्नत एक सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। यह जानने पर कि ये जिनसेन जा रहा है, उसने तुरंत ड्रैगन कबीले के अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों को बुलाया। यह सही है, ये जिंगलोंग ने इन वर्षों में हमारे ड्रैगन कबीले के बहुत सारे संसाधनों का उपभोग किया है, वह निश्चित रूप से नहीं जा सकता। एक एक करके सर्वोच्च बुजुर्गों ने अपनी बात रखी। उनके इरादे बहुत स्पष्ट थे। ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन जा सकते हैं, ये जिंगलोंग नहीं। सर्वोच्च बुजुर्गों के शब्दों को सुनकर ये जिनसेन हंसे, एक प्रफुल्लित हंसी। क्या आप निश्चित हैं कि जिंगलोंग द्वारा उपयोग किए गए सभी संसाधन आपके ड्रैगन से थे? कबीला ड्रैगन कबीले के अल्प संसाधनों के साथ यह पहले से ही प्रभावशाली था कि वे ये जिंगलोंग को स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पोषित कर सकते थे। ये जिंगलोंग ने अपनी साधना के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया, उनमें से अधिकांश संसाधन ये परिवार द्वारा प्रदान किए गए थे। अब इसे ये जिंगलोंग को ड्रैगन कबीले को छोड़ने से रोकने के लिए एक कारण के रूप में उपयोग करते हुए उनका दुस्साहस वास्तव में प्रभावशाली था। ये जिनसेन के शब्दों से सर्वोच्च बुजुर्गों के चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव उभर आए, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था। ये जिंगलोंग को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जिंगलोंग एक ऐसी आकृति है जिसे पैतृक ड्रैगन स्पष्ट रूप से चाहता था। यदि वे ये जिंगलोंग को जाने देंगे तो उनके दिन अच्छे नहीं होंगे। आज मैं देखना चाहती हूं कि मुझे अपने बेटे के साथ जाने से कौन रोक सकता है। उस क्षण ये जिनसेन ने छिपना बंद कर दिया और अपनी गहन अमर साधना की पूरी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। इन वर्षों में ये जिनसेन ने शायद ही कभी कोई कार्रवाई की जिससे ड्रैगन कबीले को यह भ्रम हुआ कि ये जिनसेन की साधना में कमी थी और वे केवल ये परिवार पर निर्भर थे। नीला ड्रैगन परिवर्तन। ये जिनसेन एक विशालकाय नीला ड्रैगन में परिवर्तित हो गया जो सीधे आकाश की ओर उड़ रहा था। नीला ड्रैगन पंजा, नीला ड्रैगन पूंछ। जब ये जिनसेन ने अपनी शक्ति प्रज्वलित की तो सर्वोच्च बुजुर्गों को सीधे तौर पर उनके द्वारा दबा दिया गया। जब एक ड्रैगन की पूंछ ने आखिरी आओ हाई को उड़ा दिया तो ये जिनसेन वापस इंसानी रूप में आ गया और ड्रैगन कबीले को ठंडी निगाहों से देखने लगा। अब मुझे रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये जिनसेन के शब्दों ने पूरे दृश्य में सिहरन पैदा कर दी। इन सर्वोच्च बुजुर्गों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये जिनसेन की ताकत वास्तव में इतनी भयानक होगी। एक व्यक्ति उनके गहन अमर लोगों को दबा सकता है और उनसे लड़ सकता है। इन वर्षों में अगर मेरे ये परिवार के लिए नहीं तो तुम्हारा ड्रैगन कबीला अभी भी मौजूद है या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। क्या तुम्हें लगता है कि फीनिक्स कबीला और किलिन कबीला इसलिए कार्रवाई नहीं करते थे क्योंकि वे हमारे ड्रैगन कबीले को शक्तिशाली समझते थे? तुम योग्य नहीं हो। उनके शब्दों ने युद्ध देखने आए साधारण ड्रैगन कबीले के सदस्यों को चुप करा दिया। इस समय कई लोगों को याद आया,
ऐसा लगता था कि इन वर्षों में ड्रैगन कबीले का शांत विकास और बेहतर जीवन कबीले के नेता ये जिनसेन के कारण था। अब क्या इस कबीले के नेता को भगाने का निर्णय सही था? ड्रैगन कबीले के कई सदस्यों ने इसके बारे में सोचा, फिर अपने सिर को तेजी से हिलाया, इस विचार को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। अब जब पैट्रिक ड्रैगन वापस आ गया है तो उसकी क्षमता के साथ ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से उस समय से बेहतर विकसित होगा जब ये जिनसेन यहाँ था। उन्हें पछतावा करने की कोई बात नहीं है। ये जिनसेन अच्छा है, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत है। उन्हें और अधिक पैट्रिक ड्रैगन की जरूरत है। यह देखकर कि कोई भी नहीं बोला, ये जिनसेन ने फिर कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उस समय जंगल से उत्पन्न एक आभा पूरे ड्रैगन कबीले में फैल गई। तुम जा सकते हो, लेकिन ड्रैगन पुत्र को छोड़ दो। ड्रैगन कबीले के पूर्वज के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से ड्रैगन कबीले के वंशज को रखने का अधिकार है। आवाज के साथ एक गहरे सुनहरे ड्रैगन की छाया धीरे धीरे उभरी और जो आया वह निश्चित रूप से पैट्रिक ड्रैगन था। ये जिनसेन, जिसे पैट्रिक ड्रैगन की गहरी सुनहरी पुतलियों ने घूरा था, ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। पैट्रिक ड्रैगन की खेती अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। ऐसे प्राणी द्वारा घूरे जाने पर भी ये जिनसेन की कृपा थी कि वह गिर नहीं पड़ा। भारी दबाव के बावजूद ये जिनसेन ने हार मानने का इरादा नहीं किया। ये परिवार के लोगों का सीधे तौर पर हार मानने का कोई इरादा नहीं था। अधिक से अधिक यदि वह मर भी गया तो भी उसका पिता उसका बदला लेगा। जैसे ही ये जिनसेन सब कुछ जोखिम में डालने वाला था, एक और आभा आ गई। यह आभा पैट्रिक ड्रैगन जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसने पैट्रिक ड्रैगन की आभा को मजबूती से अवरुद्ध कर दिया। हुआंग लाओ सान की आकृति ये जिनसेन के परिवार के सामने खड़ी थी और पैट्रिक ड्रैगन का उपहास कर रही थी। क्या यह पैट्रिक ड्रैगन नहीं है? आप भाग्यशाली थे कि उस युद्ध में नहीं मरे। बेशक हुआंग लाओ सान पैट्रिक ड्रैगन के लिए कोई अजनबी नहीं था और यहाँ तक कि वह व्यक्तिगत रूप से उससे मिला भी था। लेकिन उस समय हुआंग लाओ सान सिर्फ एक साधारण अमर सम्राट था और पैट्रिक ड्रैगन एक अत्यधिक पूजनीय दानव पूर्वज था। लेकिन वर्तमान पैट्रिक ड्रैगन की आभा सम्राट दायरे में थी। ऐसा लग रहा था कि उसे छोटी चोटें नहीं लगी थीं। इन वर्षों में वह अपने उपचार के लिए कहीं छिपा रहा। यदि यह दानव पूर्वज का राज्य था तो निश्चित रूप से हुआंग लाओ सान बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पैट्रिक ड्रैगन, जो अब दानव सम्राट क्षेत्र में है, ने हुआंग लाओ सान को महसूस कराया कि वह थोड़ा चिढ़ा सकता है। हुआंग, इस बार हमें तुम्हें परेशान करना ही होगा। बेशक ये जिनसेन हुआंग लाओ सान की पहचान जानता था। जब उसने हुआंग लाओ सान को देखा तो उसके दिल को तुरंत राहत मिली। पैट्रिक ड्रैगन ने हुआंग लाओ सान को ध्यान से देखा और तुरंत उसकी पहचान ली। पीले आकाश अमर सम्राट, यह अप्रत्याशित है कि आप अभी भी जीवित हैं। हालांकि आपका वर्तमान साधना स्तर केवल अमर सम्राट क्षेत्र तक ही पहुंचने में कामयाब रहा, फिर भी आपने मुझसे सामना करने का साहस किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप प्राचीन काल की तरह भाग्यशाली होंगे और इससे बच पाएंगे। पैट्रिक ड्रैगन ने शांति से बात की, लेकिन वह शांत महसूस नहीं कर रहा था। ये जिनसेन के अनुसार यह हुआंग लाओ सान ये परिवार का उपासक था। यद्यपि हुआंग लाओ सान अब केवल एक अमर सम्राट है, फिर भी उसे एक पूर्व अमर सम्राट का गौरव प्राप्त है। एक पूर्व अमर सम्राट को स्वेच्छा से सेवा प्रदान करने के लिए क्या ये जिनसेन और ये परिवार की पृष्ठभूमि उतनी ही सरल है जितना कि ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्गों ने वर्णन किया है? उन सर्वोच्च बुजुर्गों के अनुसार ये परिवार के कबीले के नेता, ये फैन 1000 साल पहले एक गहन अमर की ताकत के साथ सिर्फ एक स्वर्ण अमर थे। केवल 1000 वर्ष ही बीते हैं, भले ही उसने कुछ प्रगति की हो, वह अधिक से अधिक एक गहन अमर है। वह आज ड्रैगन कबीले के लिए कोई खतरा नहीं है। सर्वोच्च बुजुर्गों में से केवल एओम्यू ने जोर देकर कहा कि ये फैन उतना सरल नहीं था जितना लगता है, लेकिन ड्रैगन कबीले द्वारा उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। एक पूर्व दानव पूर्वज के रूप में उन्होंने कभी भी मानव कुलों की शक्ति को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज पैट्रिक ड्रैगन का मन बदल गया। ये परिवार इतना सरल नहीं लगता। आखिर किस तरह का साधारण परिवार एक पूर्व अमर सम्राट को स्वेच्छा से सेवा दे सकता है? पैट्रिक ड्रैगन जानता था कि उसकी साधना अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और उसे मजबूत दुश्मनों को उकसाना नहीं चाहिए। फिर भी ये जिंगलोंग की समृद्ध रक्त शक्ति ऐसी चीज थी जिसकी उसे कमी नहीं थी। एक अमर सम्राट के लिए ताओवादी पूर्वज के राज्य को पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन था। हालांकि ये जिंगलोंग के भीतर का शक्तिशाली वंश, जो ड्रैगन कबीले का वंशज भी है, उसके ठीक होने की सबसे अच्छी दवा थी। इसलिए भले ही इसका मतलब उस शक्ति को अपमानित करना हो जिसकी पृष्ठभूमि के बारे में वह अनिश्चित था, वह ये जिंगलोंग को नहीं छोड़ सकता था।
हुआंग लाओ सान वह सिर्फ एक कबीले का सदस्य है। क्या आप वाकई उसके लिए मेरा विरोध करना चाहते हैं? एक दानव सम्राट की शक्ति का एक निशान पैट्रिक ड्रैगन से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा, जिसने हुआंग लाओ सान को निशाना बनाया। यद्यपि पैट्रिक ड्रैगन का साधना स्तर वर्तमान में केवल दानव सम्राट के स्तर का है, वह एक समय राक्षस पूर्वज अवस्था में एक शक्तिशाली प्राणी था। यहाँ तक कि एक सामान्य अमर सम्राट भी अब पैट्रिक ड्रैगन के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर सकेगा। खासकर इसलिए क्योंकि हुआंग लाओ सान केवल एक पूर्व अमर सम्राट थे और वर्तमान में अमर सम्राट क्षेत्र में हैं। हालांकि हुआंग लाओ सान बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसका मूल उद्देश्य राक्षस पूर्वज का विनाश करना नहीं, बल्कि उसे विलंबित करना था। इसके अलावा हुआंग लाओ सान के पास अभी भी ये फैन द्वारा दिया गया तुरुप का पत्ता था। समय का प्रतीक, समय को 60,000 वर्ष पीछे ले जाना। 60,000 वर्ष पहले हुआंग लाओ सान का साधना स्तर अमर सम्राट क्षेत्र में था। अगले ही क्षण हुआंग लाओ सान को अपने भीतर की परिचित शक्ति वापस लौटती हुई महसूस हुई। दुर्भाग्यवश समय का प्रतीक केवल एक दिन ही चला। यदि वह वास्तव में अपनी ताकत पुनः प्राप्त करना चाहता था, तो उसे अभी भी लगन से साधना करने की आवश्यकता थी। जिनसेन, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इस पैट्रिक ड्रैगन को संभाल लूंगा। एक सर्वोच्च ताओवादी कलाकृति को नियंत्रित करते हुए हुआंग लाओ सान ने पैट्रिक ड्रैगन की ओर धावा बोला। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे, क्योंकि अमर सम्राट क्षेत्र की लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य गहन अमर क्षेत्र के प्राणी संभाल सकें। पैट्रिक ड्रैगन लड़ाई के बाद ड्रैगन कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत हुआंग लाओ सान को आकाश में लड़ने के लिए ले लिया। हम उसे भागने नहीं दे सकते। पैट्रिक ड्रैगन की आवाज ड्रैगन कबीले के हर सदस्य के कानों में गूंज रही थी। ड्रैगन कबीले को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये परिवार के पास भी अमर सम्राट क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति थी। गहन अमर क्षेत्र के कई सर्वोच्च बुजुर्ग काफी हिल गए थे। क्या ये परिवार का सबसे ताकतवर ये फैन नहीं था जिसके पास केवल गहन अमर क्षेत्र? ये परिवार को अचानक इतने कम समय में अमर सम्राट क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्राणी कैसे प्राप्त हो गया? यदि अमर सम्राट भी केवल सेवा कर रहा होता, तो ये परिवार कितना शक्तिशाली होता? उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसी संस्था को उकसाया है जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें केवल यही उम्मीद थी कि पैट्रिक ड्रैगन ये परिवार के दबाव का सामना कर सके, अन्यथा उन्हें ही कष्ट उठाना पड़ेगा। चूंकि उन्होंने पहले ही ये परिवार को उकसाया था और अब जब पैट्रिक ड्रैगन ने घोषणा कर दी थी, तो वे जानते थे कि वे ये जिनसेन और अन्य को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। तुरंत ही कई गहन अमर क्षेत्र ड्रैगन कबीले के सदस्यों और 1 दर्जन स्वर्ण अमर क्षेत्र के सदस्यों ने ये जिनसेन और उसके साथियों को घेर लिया। चलो भी, ये जिनसेन को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। पैट्रिक ड्रैगन के बिना ये ड्रैगन कबीले के सदस्य कुत्तों के अलावा कुछ नहीं थे। गहन अमर प्राणियों से निपटना मेरा काम है। तुम दोनों स्वर्ण अमर प्राणियों का ध्यान रखना। उन्होंने मध्यम श्रेणी की ताओवादी कलाकृतियां बनाई। ये ताओवादी कलाकृतियां ये फैन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष रूप से बनाई गई थीं। ये जिनसेन और अन्य लोगों के हाथों में ताओवादी कलाकृतियां देखकर कई बुजुर्ग ईर्ष्या से पागल हो गए। ये जिनसेन के पास इतनी अच्छी चीजें क्यों होनी चाहिए, जबकि उनमें से अधिकांश के पास एक भी ताओवादी कलाकृति नहीं थी। ड्रैगन कबीले के एक कबीले नेता के रूप में ये जिनसेन को इन सर्वोच्च बुजुर्गों के आनंद के लिए अपनी मूल्यवान वस्तुओं का योगदान देना चाहिए। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। कुछ सर्वोच्च बुजुर्गों ने शुरू में ये जिनसेन और उसके साथियों को पकड़ने और उनकी ताओवादी कलाकृतियों को छीनने की कल्पना की थी। लेकिन संपर्क के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके विचार कितने भोले थे। ताओवादी कलाकृतियों का उपयोग किए बिना ये जिनसेन को रोकना उनके लिए पहले से ही असंभव था। अब जबकि उन्होंने ताओवादी कलाकृतियों का उपयोग कर लिया है, तो उन्होंने उन्हें आसानी से कुचल दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का नियम। ये जिनसेन एक छोटे से दानव में बदल गया और एक कदम से उसने ड्रैगन कबीले के एक बुजुर्ग को हजारों मील दूर उड़ा दिया। ड्रैगन का खून जमीन पर बिखर गया, जिससे नीचे मौजूद प्राणियों में हड़कंप मच गया। यह ड्रैगन ब्लड था, उनके लिए एक दुर्लभ खजाना। न केवल ये जिनसेन अपने पक्ष के साथ तूफान पैदा कर रहा था, बल्कि दूसरी तरफ लिटिल रेड ड्रैगन और ये जिंगलोंग ने गोल्डन इमोर्टल रियल्म के साधकों को एक एक मुक्का मारा। यह केवल ड्रैगन कबीले के स्वर्ण अमर क्षेत्र से आए साधकों की विशाल संख्या के कारण ही था कि ये शिंगलोंग उन सभी को पराजित नहीं कर सका। अधिकांश साधक 3 सीज ड्रैगन कबीले से थे। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले का एक भी सदस्य आगे नहीं आया। स्पष्ट रूप से उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला 3 सागर ड्रैगन कबीलों के बाकी सदस्यों की तुलना में ये जिनसेन और उसके साथियों के प्रति अलग तरह की भावना रखता था।
यद्यपि वे परिणाम नहीं बदल सकते थे, फिर भी उन्होंने ये जिनसेन और उसके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाने का निर्णय लिया। ये जिनसेन ने एक ही वार में एओ हाई के कवच को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद वह चुनौती देते हुए खड़ा हो गया। क्या कोई और आगे आने की हिम्मत कर सकता है? चारों ओर नजर घुमाने पर भी जब उसे कोई नजर नहीं मिला तो ये जिनसेन को निराशा हुई। अब चलें, ये जिनसेन की तिकड़ी बह गई। जल्द ही पैट्रिक ड्रैगन की आकृति ड्रैगन कबीले की आंखों के सामने फिर से प्रकट हुई। हालांकि पैट्रिक ड्रैगन पहले की तरह लापरवाह नहीं था। उसके कवच पर चोट के कई निशान थे। वे कहाँ हैं? पैट्रिक ड्रैगन ने विनती की। वे भाग गए हैं, वे ये परिवार में वापस आ गए हैं, एओ हाई और बाकी लोगों ने डरते हुए उत्तर दिया। हाँ परिवार, बहुत अच्छा। पैट्रिक ड्रैगन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। एक प्राचीन शक्ति होने के नाते उसके साथ ऐसा व्यवहार कब हुआ था? एक मानव कुल ने उसका इतना अनादर करने का साहस किया। आज मैं यह पता लगाने जा रहा हूं कि ये परिवार वास्तव में किस चीज से बना है। जल्द ही ड्रैगन कबीले ने ये परिवार की ओर अपनी सेना जुटानी शुरू कर दी। दूसरी ओर एक अस्थिर हुआंग लाओ सान ने ये जिनसेन की तिकड़ी को उठाने में कामयाबी हासिल की और वे जल्दी से ये परिवार के पास वापस आ गए। नुकसान में होने के बावजूद हुआंग लाओ सान संतुष्ट थे। दानव पूर्वज राज्य के एक प्राचीन शक्ति केंद्र को हराने का दुर्लभ अवसर आसानी से नहीं मिल सकता था। भविष्य में हुआंग लाओ सान पैट्रिक ड्रैगन को हराने के बारे में दावा कर सकता था। समूह जल्दी से ये परिवार के पास लौट आया। जब उन्होंने ये फान को शामिल करने की योजना बनाई तो उन्हें बताया गया कि वह एकांतवास में है। ये फैन के एकांतवास की दुर्लभ परिस्थितियों को देखते हुए ये परिवार के सदस्य इस मामले में उसे बाधित नहीं करेंगे। ये परिवार के लिए पूर्वज ये फैन के मामले सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वे पैट्रिक ड्रैगन से डरेंगे, भले ही ये फैन एकांत से बाहर न आए। वर्तमान ये परिवार पहले वाला नहीं था जो चांगमिंग दुनिया में असहाय था। अब ये परिवार के पास पर्याप्त संबंध थे। यदि वे मदद के लिए गुआंगहान पैलेस तक पहुंचेंगे तो पैलेस निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा वर्तमान ये परिवार के पास अमर सम्राट क्षेत्र में एक अस्थायी मार्शल बल भी था। क्या यह अमर सम्राट क्षेत्र में दो मार्शल बलों के साथ पैट्रिक ड्रैगन को नहीं हरा सकता था? जब तक ये फैन एकांत से बाहर आएगा तब तक पैट्रिक ड्रैगन की समस्या पूरी तरह से हल हो सकती है। बाहर ये परिवार के सदस्यों को अपना ध्यान रखना चाहिए और भव्य संरचना को सक्रिय करना चाहिए। हुआंग लाओ सान, आपको भी खजाने में जाकर समय का प्रतीक प्राप्त करना चाहिए। ये परिवार की कुलमाता के रूप में सुयान को स्वाभाविक रूप से ये परिवार के संसाधनों को आवंटित करने का अधिकार था। ये परिवार के अधिकांश संसाधन ये फैन के स्वामित्व वाले संसाधनों को छोड़कर खजाने में संग्रहित थे। ये फैन के अलावा केवल सुयान के पास खजाने की चाबी थी, जिससे सुयान की स्थिति का पता चलता था। ये परिवार के साधकों को सुयान की व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी और वे एक के बाद एक पीछे हट गए। लगभग तुरंत ही 9 मोड़ों वाली पीली नदी संरचना और सभी स्वर्गों और तारों की श्रृंखला जो अनगिनत उन्नयनों से गुजर चुकी थी और उच्चतावादी रैंक तक पहुंच चुकी थी, एक के बाद एक शुरू हो गई। यह संरचना ये परिवार के बाहरी क्षेत्रों की रक्षा करती है और ये परिवार का वास्तविक केंद्र स्वाभाविक रूप से मूल सिद्धांत क्षेत्र में है। अब ये परिवार द्वारा निर्माण के बाद मूल सिद्धांत क्षेत्र धन्य भूमि से कमजोर नहीं है। मूल सिद्धांत क्षेत्र के भीतर भी कई ये परिवार के सदस्य हैं। जब तक मूल सिद्धांत क्षेत्र नष्ट नहीं होता तब तक ये परिवार की नींव को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे ही ये परिवार ने कार्रवाई शुरू की, ड्रैगन कबीले की सेना भी अंततः पहुंची। पैट्रिक ड्रैगन दूर से ये परिवार के निवास को घूर रहा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। दो संरचनाओं से आच्छादित पैट्रिक ड्रैगन भी ये परिवार के निवासियों को देखकर थोड़ा चौंक गया। यद्यपि वह पहले से ही जानता था कि ये परिवार कोई साधारण इकाई नहीं है, फिर भी उनके निवास को देखकर पैट्रिक ड्रैगन को एक रहस्यमय अनुभूति हुई। ये परिवार कब बाहर आया? सैद्धांतिक रूप से एक अमर सम्राट की साधना की गणना 10,000 वर्षों की इकाइयों में की जाती है। वह तो हजारों वर्षों से अनुपस्थित है, फिर इतना मजबूत परिवार अचानक यांगमिंग दुनिया में कैसे प्रकट हो सकता है? पैट्रिक ड्रैगन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ये परिवार केवल कुछ हजार वर्षों में ही उभरा है। ये परिवार के पास निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य है। यदि वह ये परिवार का रहस्य प्राप्त कर सके तो उसे दानव पूर्वज के रूप में अपनी साधना पुनः प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। पैट्रिक ड्रैगन के लिए उसकी साधना को पुनः प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। यदि आवश्यक हो तो वह अपनी साधना को पुनः स्थापित करने के लिए पूरे ड्रैगन कबीले का बलिदान भी कर सकता था।
आखिरकार पैट्रिक ड्रैगन के दृष्टिकोण से चांगमिंग विश्व में उसने जो ड्रैगन कबीला बनाया था वह सिर्फ उसकी सेवा के लिए था। अब जब उसकी मांग है तो ड्रैगन कबीला उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। पैट्रिक ड्रैगन अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गया। उसके 30,000 फीट के शरीर के कारण बाकी सब कुछ अविश्वसनीय रूप से महत्वहीन लगने लगा। अगले ही क्षण पैट्रिक ड्रैगन ने अपना गहरा सुनहरा पंजा बढ़ाया और ये परिवार के निवास पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। दोनों भव्य संरचनाएं तुरंत तीव्रता से गड़गड़ाने लगीं। यद्यपि भूकंप तीव्र थे, फिर भी अंततः हमले को दृढ़तापूर्वक विफल कर दिया गया। ये परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। आखिरकार वे अमर सम्राट क्षेत्र में एक शक्तिशाली विरोधी का सामना कर रहे थे और दबाव बहुत अधिक था। हुआंग लाओ सान ने भी अपना हाथ नीचे कर दिया था, जो समय स्थान तावीज को सक्रिय करने के लिए तैयार था। समय स्थान तावीज के प्रत्येक उपयोग से उनका शेष स्टॉक 1 से कम हो जाता है, इसलिए कोई भी इसका उपयोग नहीं करना चाहेगा जब तक कि किसी अजेय हमले को रोकना आवश्यक न हो। अपने आक्रमण को संरचना द्वारा बाधित होते देख पैट्रिक ड्रैगन और अधिक क्रोधित हो गया। हजारों वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद वापस लौटने और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बाद उसने सोचा, भविष्य में उसका, पैट्रिक ड्रैगन का, कौन सम्मान करेगा। आज उसे ये परिवार के साथ व्यवहार करके अपना अधिकार स्थापित करना होगा। अगले ही क्षण पैट्रिक ड्रैगन का हमला और भी अधिक निर्दयी हो गया। सौभाग्य से ये फैन द्वारा स्थापित दोनों संरचनाएं प्राचीन थीं, जो लंबे समय तक टिकने में सक्षम थीं। इसके अलावा सभी स्वर्गों और तारों का समूह तारों से जुड़ सकता है और लगातार अपनी मरम्मत कर सकता है। अन्यथा यह अमर सम्राट स्तर पर एक पागल शक्ति के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। पैट्रिक ड्रैगन द्वारा उत्पन्न हलचल ने स्वाभाविक रूप से कई संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही कई शक्तिशाली संस्थाओं ने पैट्रिक ड्रैगन को पहचान लिया, जो पिछली पीढ़ी का एक दुर्जय प्राणी था। पैट्रिक ड्रैगन द्वारा ये परिवार को दिए गए सम्मान को देखकर वे परिवार में रुचि लेने लगे। यद्यपि ताओवादी पूर्वज के कोई कदम न उठाने के कारण पैट्रिक ड्रैगन का साधना स्तर कम हो गया था, तथापि वह अभी भी अमर सम्राट क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। यदि कोई अन्य गुट होता तो वे उसके विरुद्ध उतने समय तक टिक नहीं पाते जितने समय तक ये परिवार टिक पाया। ये परिवार के सुरक्षात्मक गठन ने कई गुटों की रुचि को उत्तेजित कर दिया था। यदि वे इस प्रकार की संरचना प्राप्त कर सकें तो इससे उनके गुट की रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी। साधना की कला में कई अभ्यासकर्ता संरचनाएं सीखने पर ध्यान केंद्रित करते थे। अनेक एरे मास्टर्स ने पाया कि ये परिवार का गठन असाधारण था, जो किसी शक्तिशाली प्राचीन गठन से उत्पन्न प्रतीत होता था। पैट्रिक ड्रैगन द्वारा ये परिवार पर हमला करने की खबर गुआंग हान पैलेस के अमर सम्राट तक भी पहुंची। इस समाचार से गुआंग हान अमर सम्राट बहुत उत्साहित हो गए। यदि पैट्रिक ड्रैगन अपनी शक्तियों के चरम पर होता तो गुआंग हान अमर सम्राट को कोई विचार करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब पैट्रिक ड्रैगन केवल अमर सम्राट क्षेत्र का एक प्राणी था। कियान बैंग को जोड़ते हुए अमर सम्राट स्तर पर उनमें से 2 थे और पैट्रिक ड्रैगन का सामना करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जहां तक पैट्रिक ड्रैगन की शक्ति की पुनर्स्थापना का सवाल है, ये परिवार को एक ताओवादी पूर्वज का समर्थन प्राप्त था। यहां तक कि यदि पैट्रिक ड्रैगन ने राक्षस पूर्वज के रूप में अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली तो भी वह बोधि पुराने पूर्वज जितना दुर्जय नहीं होगा। अतीत में पैट्रिक ड्रैगन केवल एक शक्तिशाली ताओवादी पूर्वज था, लेकिन बोधि पुराने पूर्वज ताओवादी पूर्वजों में सबसे शक्तिशाली में से एक थे, जो पैट्रिक ड्रैगन से अतुलनीय थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गुआंग हान अमर सम्राट ने तुरंत कियान बंग अमर सम्राट से संपर्क किया और अपना विचार साझा किया। पैट्रिक ड्रैगन के लिए कुछ भी करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम वे उसे विलंबित कर सकते हैं, जिससे उसे ये परिवार को बर्बाद करने से रोका जा सके। ये फैन की पहचान के बारे में सुनकर कियान बंग अमर सम्राट तुरंत गुआंग हान अमर सम्राट से सहमत हो गए। केक पर आइसिंग लगाना उस समय मदद करने से कम सराहनीय था जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस समय ये परिवार की मदद करने से उन्हें बदले में ये फैन की अत्यधिक सद्भावना प्राप्त हो सकती है। जल्द ही दोनों अमर सम्राट एक अकल्पनीय दूरी पार कर गए और ये परिवार के ऊपर आकाश में प्रकट हुए। जैसे ही दोनों अमर सम्राट प्रकट हुए, उन्होंने अनगिनत साधकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोग हैरान थे। सामान्य परिस्थितियों में अमर सम्राट स्तर के किसी प्राणी को देखना दुर्लभ बात थी, फिर भी अब एक साथ 3 प्रकट हो गए थे। ये 2 अमर सम्राट अब क्यों प्रकट हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे ये परिवार पर हमला करने में पैट्रिक ड्रैगन के साथ शामिल होना चाहते थे? पैट्रिक ड्रैगन ने 2 महान अमर सम्राटों गुआंग हान और कियान बैंग को देखा, जिससे उसके मन में बेचैनी की भावना पैदा हो गई।
जब वह अपनी पूरी ताकत पर था तो ये दोनों अमर सम्राट, हालांकि वे भी अमर सम्राट क्षेत्र में घुस आए थे, उन्हें उसके ध्यान के अयोग्य कनिष्ठ माना जाता था और उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। इन दो अमर सम्राटों का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से उसके लाभ के लिए नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से जैसे ही दो अमर सम्राट पहुंचे, उन्होंने खुद को पैट्रिक ड्रैगन के सामने तैनात कर लिया, जिससे उसे ये परिवार पर हमला जारी रखने से रोका जा सके। गुआंग हान कियान बांग, इसका क्या मतलब है? पैट्रिक ड्रैगन ने अपने भीतर के क्रोध को दबा लिया। बार बार उसके प्रति उपेक्षा के भाव ने उसके हृदय में भयंकर क्रोध जगा दिया था। पहले सभी अमर सम्राट उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे, लेकिन अब उन्होंने उनके मार्ग में बाधा डालने का साहस किया। बार बार तुच्छ समझे जाने के कारण पैट्रिक ड्रैगन का हृदय विकृत हो गया। लेकिन वह यह याद रखने में असफल रहा कि वह अब पुराना राक्षस पूर्वज नहीं रहा। एक ही स्तर पर होने के कारण दो महान अमर सम्राट गुआंग हान और कियान बैंग उससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। ये परिवार का कुलगुरु हमारा अच्छा दोस्त है। चूंकि वह मौजूद नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि हम आपको उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नहीं देख सकते। जैसे कि उन्होंने बात की, गुआंग हान अमर सम्राट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। वे ये परिवार की सहायता के लिए यहाँ थे। यह सही है, कियान बंग अमर सम्राट ने संक्षेप में इसकी पुष्टि की। ठीक है, तो फिर देखते हैं तुम मेरा रास्ता कैसे रोकते हो। उग्र हंसी में फूटते हुए पैट्रिक ड्रैगन को पता था कि अगर वह आज ये परिवार को जीतने में विफल रहा तो वह पूरे चांगमिंग विश्व में हंसी का पात्र बन जाएगा। पैट्रिक ड्रैगन के लिए यह शर्मिंदगी उस चोट से भी अधिक असहनीय थी जो उसे झेलनी पड़ी थी। आज भले ही इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो, उसे ये परिवार पर विजय प्राप्त करनी ही थी। संपूर्ण ये परिवार क्षेत्र में एक जंगली आभा फैल गई। राक्षस पूर्वज राज्य प्राप्त करने के बाद पैट्रिक ड्रैगन एक साधारण प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर था। पैट्रिक ड्रैगन की शक्ति के विस्फोट के बाद दोनों अमर सम्राटों ने भारी दबाव महसूस किया। पैट्रिक ड्रैगन शरीर। पैट्रिक ड्रैगन का वंश ड्रैगन कबीले में सबसे मजबूत था और उसकी प्रसिद्ध तकनीक सबसे शक्तिशाली वंश को संघनित करके बनाया गया यह शरीर था। पैट्रिक ड्रैगन द्वारा अपने पैट्रिक ड्रैगन शरीर को सक्रिय करने के बाद दोनों अमर सम्राटों के हमलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बीच पैट्रिक ड्रैगन ने उन दोनों को उग्रता से पीटना शुरू कर दिया। दोनों अमर सम्राटों ने मन ही मन कोसा। भले ही पैट्रिक ड्रैगन का मान सम्मान गिर गया हो, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक सामान्य अमर सम्राट कर सके। वे दोनों अनुभवी अमर सम्राट थे, फिर भी उन्मत्त पैट्रिक ड्रैगन का सामना करते हुए वे अभी भी कोई मुकाबला नहीं कर सके, केवल लगातार बचाव और चकमा देने में सक्षम थे। चंद्र महल। अमर न्यायालय। दो अमर सम्राटों के सिर के ऊपर के प्रतीक पैट्रिक ड्रैगन के हमले के कारण डगमगा गए। तीन अमर सम्राटों के बीच युद्ध ने दर्शक साधकों को रोमांचित कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमर सम्राटों की ताकत सचमुच बहुत प्रभावशाली थी। पैट्रिक ड्रैगन की दो अमर सम्राटों के खिलाफ लड़ने की क्षमता ने ही भीड़ को उत्साहित कर दिया। वह वास्तव में एक बार दानव पूर्वज था। हालांकि वे ये परिवार के दो अमर सम्राटों को देखकर आश्चर्यचकित थे, जो पूर्व राक्षस पूर्वज राज्य के शक्तिशाली पैट्रिक ड्रैगन को अपमानित करने के लिए तैयार थे, सिर्फ उनकी मदद करने के लिए। यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता था कि जब तक ये परिवार आज पैट्रिक ड्रैगन को रोक सकता है, वे निस्संदेह पूरे चांगमिंग विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे ही सभी ने सोचा कि तीन अमर सम्राटों के बीच लड़ाई दिन के लिए अपनी सीमा तक पहुंच गई है, अमर सम्राट के राज्य में ये परिवार का एक मजबूत व्यक्ति आकाश में उड़ गया। इस समय ये परिवार स्पष्ट रूप से चुपचाप खड़ा होकर यह नहीं देख सकता था कि दो अमर सम्राट उनकी मदद कर रहे हैं। अगर उनमें ताकत नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन चूंकि उनके पास ताकत थी, इसलिए ये परिवार अब खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि समय स्थान ताबीज कीमती था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे ये परिवार खरीद नहीं सकता था। हुआंग लाओ सान ने एक बार फिर अमर सम्राट क्षेत्र के अपने साधना स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया और आकाश में दौड़ पड़े तथा पैट्रिक ड्रैगन पर आक्रमण करने वाले दो अमर सम्राटों के साथ शामिल हो गए। क्या अब ये परिवार के पास भी एक अमर सम्राट है? हर किसी के मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रह गया। ये परिवार कब अस्तित्व में आया? एक अमर सम्राट वाली सेना संभवतः अज्ञात नहीं हो सकती। जल्द ही किसी ने हुआंग लाओ सान की पहचान पूर्व पीले आकाश अमर सम्राट के रूप में की। जहां तक सभी जानते थे, पीला आकाश अमर सम्राट बहुत पहले ही गिर चुका था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वह न केवल जीवित बचा है, बल्कि अभी भी एक अमर सम्राट के साधना स्तर को धारण करता है। यहां तक कि अमर सम्राट गुआंग हान और कियान बैंग ने भी कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये परिवार के भीतर अमर सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति होगा।
हालांकि बोधि पुराने पूर्वज के शिष्य के रूप में ये फैन की पहचान को याद करते हुए अमर सम्राट क्षेत्र में एक अनुयायी का होना काफी सामान्य लग रहा था। पीले आकाश अमर सम्राट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको ये परिवार में पाऊंगा। अमर सम्राट गुआंगहान का हुआंग लाओ सान के साथ पहले भी संबंध था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे पहचान लिया। वास्तव में पूरे चांगमिंग विश्व में अमर सम्राट क्षेत्र में इतने अधिक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनमें से अधिकांश एक दूसरे को पहचानते थे। सम्राट गुआंगहान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन हम एक साथ लड़ सकेंगे। हुआंग लाओ सान गर्व से भर गया। आज ही वह दिन था जब उसने चांगमिंग दुनिया में पीले आकाश के अमर सम्राट के रूप में अपनी वापसी की घोषणा की थी। युद्ध पुनः शुरू हो गया। हुआंग लाओ सान के शामिल होने से पहले से वंचित सम्राट गुआंगहान और कियान बांग पर दबाव बहुत कम हो गया। जहां तक पैत्रिक ड्रैगन की बात है तो यह अब आसान नहीं था। 3 अमर सम्राटों की घेराबंदी से पैत्रिक ड्रैगन क्रोधित तो हुआ, लेकिन असहाय भी। इससे पहले कि वह अपने साधना स्तर को पुनः प्राप्त कर पाता, वह ये परिवार से निपटने के लिए 3 अमर सम्राटों की नाकाबंदी से मुक्त नहीं हो सका। वह जानता था कि आज उसकी बदनामी तय है। हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी प्रतिष्ठा खोना वास्तव में उसकी सबसे छोटी चिंता थी। ये परिवार के मूल सिद्धांत क्षेत्र में ये फैन, जो ध्यान में था, ने अचानक बेचैनी महसूस की और अपनी आंखें खोली। ये फैन जैसे शक्तिशाली साधक के लिए ऐसी भावनाएं अचानक से उत्पन्न नहीं होती। केवल तभी जब उनसे जुड़ी कोई चीज संकट में पड़ती थी तो वह इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। क्या ये परिवार को कुछ हुआ था? ये फैन से ये परिवार से अधिक क्या जुड़ा है? ये फैन की दिव्य भावना तुरंत मुक्त हो गई, जो मूल सिद्धांत क्षेत्र से बाहर पहुंच गई। पैत्रिक ड्रैगन को ये परिवार पर हमला करते और 3 अमर सम्राटों द्वारा रोके जाने के बाद ये फैन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि कितने साल हो गए थे जब किसी ने ये परिवार पर हमला करने की हिम्मत की थी। ये फैन के अनुसार ये परिवार ने बहुत अधिक संघर्षों से बचने और शांतिपूर्ण विकास की तलाश के लिए खुद को कम महत्वपूर्ण बनाए रखा। हालांकि साधना की दुनिया में शाश्वत शांति कहाँ हो सकती है? अपने हार्ट पावर ब्रेकथ्रू अनुभव के दौरान अपने कबीले के विनाश को देखने के बाद ये फैन ये परिवार पर हुए हमले को लेकर और भी अधिक क्रोधित था। यदि ये परिवार अपनी ताकत नहीं दिखाता तो उसे केवल कमजोर ही माना जाता। इस तरह की स्थिति को यदि अभी नहीं सुधारा गया तो अन्य ताकतें यह सोच सकती हैं कि भविष्य में ये परिवार को धमकाना आसान होगा। इसलिए जब धमकाया जाए तो पलटवार करना चाहिए, जोरदार पलटवार करना चाहिए। अगले ही पल ये फैन की आकृति पहले से ही ये परिवार के भीतर प्रकट हो चुकी थी। ये परिवार के सदस्य, जो घबराहट से लड़ाई देख रहे थे, ने अचानक एक आकृति को प्रकट होते देखा और तुरंत उस ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि यह ये फैन था तो ये परिवार के सदस्यों का दिल तुरंत शांत हो गया। चूंकि ये फैन एकांतवास से बाहर आ गया था, इसलिए उन्हें यकीन था कि ये परिवार के लिए अब कोई समस्या नहीं होगी। यद्यपि ये परिवार का वर्तमान प्रतिद्वंद्वी एक अमर सम्राट था, फिर भी उन्हें ये फैन पर पूर्ण विश्वास था। यह आत्मविश्वास वर्षों से संचित होता गया क्योंकि ये फैन ने बार बार परेशानियों का समाधान किया। ये परिवार के सदस्यों के दिलों में ये फैन एक सर्वव्यापी प्राणी की तरह था। घर में आपका स्वागत है, कबीले के नेता, ये परिवार के सदस्यों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं सूचित किया? ये फैन ने सुयान और अन्य लोगों की ओर देखा और थोड़ी झुंझलाहट के साथ बोला। यद्यपि वह एकांतवास में थे, फिर भी उन्होंने सुयान और अन्य लोगों के लिए उनसे संपर्क करने का साधन छोड़ दिया था। आप एकांत में थे, आपको परेशान करना उचित नहीं लगा। सुयान ने अजीब तरह से मुस्कुराकर माफी मांगी। आखिरकार वह ये फैन के एकांत को ये परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला मानती थी। ठीक है, अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले से सूचित कर देना, ताकि लोग यह न सोचें कि ये परिवार को धमकाना आसान है। ये फैन ने सभी को दोष नहीं दिया, आखिरकार वे सिर्फ उसके सर्वोत्तम हित की तलाश में थे। कोई बात नहीं, ये परिवार हर चीज के लिए हमेशा आप पर निर्भर नहीं रह सकता, सुयान ने शिकायत में अपना सिर नीचे करते हुए कहा। यह ठीक है, ये परिवार भी मेरा परिवार है और मुझे इसके लिए खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं है। ये फैन ने सुयान के बालों को धीरे से सहलाया जैसा वह चांगहे टाउन में करता था, जिससे सुयान का शरीर एकदम से नरम हो गया। वर्षों से सुयान के लिए ये फैन की भावनाएं कभी नहीं बदली हैं, वे अभी भी पहले की तरह मजबूत हैं। सुयान को एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते देख ये परिवार के अन्य सदस्यों ने अपनी आंखें फेर लीं तथा इस निजी क्षण में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। शायद इसलिए कि उनके पास ये फैन और सुयान जैसे उदाहरण थे। ये परिवार के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और पारिवारिक कलह की कोई घटना नहीं घटी।
यही बात ये फैन को बहुत पसंद आई। हालांकि अब यादों को ताज़ा करने का समय नहीं था। जरूरी यह था कि जो लोग ये परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें उनके किए की सजा दी जाए। आगे बढ़ते हुए ये फैन आकाश में उड़ गया। ये फैन का साधना स्तर अमर सम्राट क्षेत्र पर बना रहा। लेकिन चार महान अमर सम्राटों के बीच युद्ध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने प्रत्येक कदम के साथ ये फैन चार महान अमर सम्राटों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये फैन की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें यह बात उलझन में डाल रही थी कि अमर सम्राट क्षेत्र के एक साधक ये फैन ने अमर सम्राट क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत कैसे की। क्या उसे युद्ध की अराजकता में फंसने का डर नहीं था?